नमस्कार। राम राम, राधे राधे। तो स्वागत है एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस पर। जल्दी से जो सभी भी अपने सभी शिष्य है, दोस्त है, वो सभी जुड़ जाइए, क्योंकि अपन जो 7 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उन पर विस्तार से चर्चा करने वाले। लगातार कई दिनों से करंट अफेयर्स की क्लासें चल रही है और उनमें से कुछ मैं छोटे मोटे वीडियो कट करके अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर रहा हूं, जिनको हजारों की संख्याओं में लोगों द्वारा लाइक किया जा रहा है और उनको देखा जा रहा है। अगर आप सभी अभी तक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो शब्दवाणी क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर जाइए और वहां पर जो अपने फनी वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। अपना जो उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना है कि बच्चों को इस प्रकार सिखाया जाए कि उनको पढ़ाई बोझ की तरह ना लगे, एकदम मजे से वो देखें और इस प्रकार आनंद आनंद में ही वो बहुत कुछ याद कर ले। इसी तरीके से अपन पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी भी अपन ने इसी तरीके से पढ़ी और पढ़ रहे हैं, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी अपन इसी तरह से पढ़ रहे हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे 7 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। 7 जुलाई यानी आज कि जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो अभी एक एक कर मैं आपके सामने लाऊंगा, और आप कोशिश करना जहां तक हो सके मैं उत्तर बताऊं उससे पहले आप उत्तर देने की कोशिश करना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर 6 जुलाई 2026 को कहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो सहकारिता मंत्रालय है उसका 5वां स्थापना दिवस है। कितना? उसका 5वां स्थापना दिवस है। उस पर 6 जुलाई 2026 को स्थापना दिवस 5वां था, कार्यक्रम का आयोजन 6 को किया गया। याद रखना, स्थापना दिवस 5वां, कार्यक्रम का आयोजन 6 तारीख को, और महीना कौन सा? 7वां। 5वां स्थापना दिवस, 6 तारीख, 7वां महीना। यह जो कार्यक्रम है यह कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, जयपुर में, जोधपुर में या कोलकाता में? तो मैंने आपको बताया था कि मेरे भूले ठाले लोगों, मेरे भूले ठाले बच्चों, याद कर लेना कि ज्यादातर जो कार्यक्रम है, सम्मेलन है, वो नई दिल्ली में आयोजित होते हैं। कहां आयोजित होते हैं? नई दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं। अब देखो, अगर अपने यहाँ के हिसाब से देखें तो ज्यादातर अगर किसी में घर में कोई पंचायती चल रही है या कुछ अन्य कोई काम चल रहा है तो ज्यादातर जो पंचायतियां होती है वो बड़े घर में होती है। कहाँ होती है? बड़े घर में होती है। जैसे कि जो पुराना अपने दादा का घर है या परदादा का घर है, वहां पर पंचायतियां की जाती है। तो अपने यहाँ पर अगर भारत की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो सबका दादा जो शहर है वो नई दिल्ली है, तो इसलिए ज्यादातर सम्मेलन का आयोजित है नई दिल्ली में। तो ये जो सहकारिता मंत्रालय का स्थापना दिवस के ऊपर जो कार्यक्रम रखा गया था वो भी कहां आयोजित किया गया? वो कार्यक्रम भी अपने नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखो, सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस 6 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता किसने की? जो केंद्रीय गृह एवं कोऑपरेशन मंत्री है श्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। इस अवसर पर विभिन्न सहकारी संस्थानों के लिए एक रैंकिंग ढांचा और विशेष सहकारिता एंथम भी लॉन्च किया गया। तो सहकारिता एंथम भी लॉन्च किया गया और जो विभिन्न सहकारी संस्थान है उनके लिए रैंकिंग ढांचा भी दिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह 6 जुलाई 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मतलब कल की डेट में आयोजित कर लिया गया। आप में से बड़े बड़े लोग थे वहां पर जाना चाहते थे, लेकिन सॉरी, आपको इन्होंने बुलाया नहीं। जाएंगे एक दिन, अपन भी सम्मेलन रखेंगे बहुत बड़ा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत तो सहकारी संस्थाओं में कुल कितने गोदाम स्वीकृत किए गए? अब राजस्थान के लोग और विशेषकर मारवाड़ी खाने में तो बड़े तकड़े होते हैं। वो रोटी को तो ऐसे जाने देते हैं जैसे कोई मामूली सा पापड़ पेट में जा रहा है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए विश्व के सबसे बड़ी अन्न भंडारण जो योजना है उसके तहत राजस्थान में सहकारी संस्थाओं में गोदाम स्वीकृत किए गए। कि छोटे मोटे ये भंडार कक्ष से तो राजस्थान के लोगों के होता कुछ नहीं है,
ये 3-4 बाजरी की रोटी तो अपने जारे में ऐड लेते हैं कांदा बोट के। तो अब इन्होंने कुल कितने गोदाम स्वीकृत किए? मैं आपको बता दूं कि 200 गोदाम, कितने सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान में 200 गोदाम स्वीकृत किए, जिसमें से लगभग 120 गोदाम तो बनकर तैयार हो गए हैं। 200 स्वीकृत किए, 120 बनकर तैयार हो गए, अभी बोल रहे हैं कि अभी तक नहीं, अभी 250 गोदाम और स्वीकृत कराएंगे। मतलब कुल मिलाकर उनको समझ में आ गया है कि राजस्थानी लोग कैसे हैं। तो देख लीजिए 200 गोदाम स्वीकृत कराए गए हैं। और जानकारी देखें तो देख लीजिए अन्न भंडारण योजना, जो सहकार से समृद्धि की मुख्य विशेषता क्या है, इसमें स्वीकृत गोदाम राज्य में 200 गोदामों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम और कार्यालय शामिल है। गोदाम में कितने? 500 मीट्रिक टन अनाज आ सकता है। पूर्ण गोदाम, अब तक 120 गोदामों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य में, और ये जो अपने गोदाम बनाने में राजस्थान पहले नंबर पर है। वित्तीय सहायता, गोदाम निर्माण के लिए प्रति यूनिट 25 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जा रही है। गोदाम निर्माण के लिए कितने? 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। आगे का लक्ष्य क्या है? या कुल 250 गोदाम बनाने का लक्ष्य है, जिससे 1.25 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सर्जन है हो सके। इतने अनाज का भंडारण करना चाहते हैं राजस्थान के लिए। तो ये अपने क्या था? अन्न भंडारण योजना थी। ये देखिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएंगे और इस प्रकार उसके अंदर ये बोई भरी जाएगी। अगला क्वेश्चन, आज का अपना तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म, प्रश्न आया प्लेटफॉर्म का, भारत की हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में लाने वाला एक समर्पित डिजिटल मार्केट प्लस है? ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो अपने हथकरघा है और जो हस्तशिल्प कला है, इन परंपराओं को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में लाएगा? मतलब जो चीजों को बनाने वाले और खरीदने वाले के बीच में सीधा संबंध स्थापित कर दिया जाएगा, जिससे बिचौलिए है वो ज्यादा अपना लाभ नहीं कमा पाएंगे। तो कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है? मैक भारत, डिजिटल करघा, वर्ल्ड हस्तशिल्प या इंडिया हैंडमेड? बताओ जो क्या करेगा, जो हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में लाने का काम करेगा, वो है इंडिया हैंडमेड। मतलब इंडिया में जो हैंडमेड मतलब हाथों द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती है उनको क्या किया जाएगा? उन सबको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ऑनलाइन कर दिया जाएगा इंडिया हैंडमेड के द्वारा। देखिए और जानकारी देख लेते हैं कि इंडिया हैंडमेड क्या है। यह एक समर्पित डिजिटल मार्केट प्लस है जो भारत की हथकरघा और हस्तशिल्प परंपरा, हथकरघा मतलब हाथ से चलाए गए कर के द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती है, जैसे कि अपने पट्टू को या और कोई चीजें को, और जो हस्तशिल्प परंपरा है हाथों द्वारा कोई भी अन्य चीजें बर्तन वर्तन बनाए जाते हैं, उनको ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में लाता है। यह मंच कारीगरों और बुनकरों को सीधे खरीदारों से जोड़ता है, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण का समर्थन करते हुए बाजार तक पहुंच का विस्तार करता है। इन चीजों को बाजार तक पहुंचाने में यह सहायता प्रदान करता है। इंडिया हैंडमेड को लॉन्च कब किया गया? इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। यह इस विजन को एक समर्पित डिजिटल मार्केट प्लस में बदल देता है। वस्त्र मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म हस्त निर्मित उत्पादों की मौजूदगी को बढ़ाता है और विक्रेताओं के लिए बाजार के व्यापक अवसर के द्वार खोलता है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, उसने इंडिया हैंडमेड को विकसित किया है। तो याद रखना इंडिया हैंडमेड का संबंध किससे है? हस्तशिल्प है और हस्त जो करघा उद्योग है उसको ऑनलाइन करना, उसकी अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन में चेंज करना। फिर एक है FCRA 2.0 और एक है FSAS। ये दोनों क्या है? तो मैं आपको बता दूं जो FCRA 2.0 है, यह जो अपना केंद्रीय गृह मंत्रालय है, क्या है? यह जो अपना केंद्रीय गृह मंत्रालय है, यह अपने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या किया जाता है? इस प्लेटफॉर्म में क्या किया जाता है? जो भी संस्था है, जो भी अपने यहां भारत की संस्था है, अगर वो विदेशी चंदा प्राप्त करती है, अगर भारतीय कोई संस्था है और वो विदेशी चंदा
मतलब विदेशी कोई दूसरे देश से लोगों द्वारा चंदा या किसी संस्था के द्वारा वो चंदा प्राप्त करती है, तो उसमें जो कागजी कार्रवाई होती है उस कागजी कार्रवाई को कम करने का प्रयास करता है, कागजी कार्यवाही। हाँ मैंने ऊंधो आवड़ क्या, अपने ये उल्टा सही है, इधर से लिखने में थोड़ी परेशानी होती है, ये एकदम सही है। तो देखिए FCRA 2.0 क्या है, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है। यह क्या करता है, जो भी भारतीय संस्था है वो अगर विदेशी चंदा प्राप्त करती है तो उससे संबंधित जो कागजी कार्यवाही है उसको कम करता है। कौन, FCRA 2.0। एक है फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम, ये क्या है, तो देखिए इसका पूरा नाम देख लीजिए पहले, फर्टिलाइजर, कहीं गाड़ी आपस में टकरा ना जाए ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम। यह सिस्टम विशेष तौर पर किसके लिए विकसित किया गया, यह अपने जो किसान हैं उन किसानों के लिए विकसित किया गया। अब इसमें क्या होगा, तो याद रखना, इसमें अगर किसानों को खाद खरीदनी है या कोई भी यूरिया DAP जो भी खेत में डालने के लिए चाहिए, वो इस ऐप के माध्यम से उसको ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और सीधा जाकर अपनी जो ऑनलाइन बुकिंग है वो दुकानदार को बताकर अपनी खाद सीधा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जो किसानों को लंबी लगातार जो लाइनों में लगा रहना पड़ता है उसमें कमी आती है और उसका काफी फायदा है वो किसानों को मिलता है। तो ये है फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम, जो किसके लिए है, किसानों के लिए। अब इसमें पूरे राजस्थान में इसको लागू नहीं किया गया, इसको राजस्थान के विशेष तौर पर 2 जिलों में लागू किया गया, एक सिरोही में और एक राजसमंद में। 2 जिलों में लागू किया गया है, याद रखना राजस्थान के वो 2 जिले कौन से हैं, तो राजस्थान के वो 2 जिले हैं, एक सिरोही है और एक अपना राजसमंद है। याद रखना दोनों जिले कौन है, एक अपना सिरोही है और एक राजसमंद है। इन दोनों जिलों में FSAS जो फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम है ये लॉन्च किया गया। FSAS फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम किसानों के लिए राजसमंद और सिरोही जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट मतलब पहले यहां पर चेकिंग की जा रही है कि सिस्टम कैसा चलता है, अगर ये सिस्टम अच्छा चलेगा तो राजस्थान के और भी राज्यों में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो FCRA 2.0 और FSAS इन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी आपके कान में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज का अपना, अगर मान ले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, कि हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका क्या होती है यह भी बताऊंगा। तीजन बाई जी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस राज्य से था, उनका संबंध किस राज्य से था। पंडवानी गायिका क्या होती है, जो गायिका यह एक राज्य की प्रसिद्ध गायन कला है जिसमें जो पांडव है, महाभारत में जो पांडव पात्र थे उन पांडव पात्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो प्रसंग होते हैं उनको नृत्य के द्वारा और साथ में गा गाकर और एक अलग सा वाद्य यंत्र होता है उसको बजाते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे कहा जाता है पंडवानी गायिका। क्या, जो पांडव पात्र थे महाभारत में उन पांडवों की किसी भी कहानी को प्रसंग को जब सुनाया जाता है, साथ में डांस भी किया जाता है, तो वो कला होती है वो पांडवानी गायिका होती है। इसमें एक है तीजन बाई जी, नाम है तीजन बाई जी। तीजन बाई जी, तीजन बाई में ले लीजिए तीज, मतलब इनका जन्म हुआ था वो तीज के दिन हुआ था, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, इनका नाम रख दिया तीज बाई। क्या रख दिया, तीजन बाई, तीज के नाम पर तीजन बाई। अपने यहां पर देखते हैं अगर किसी का नाम मंगलवार को होता है तो मंगली, और भी अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं वार के आधार पर। तो देखिए इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध है वो छत्तीसगढ़ से। कहां से है, इनका संबंध है वो छत्तीसगढ़ राज्य से है। तीजन बाई जी, जो तीजन बाई जी है इनका हाल ही में निधन हो चुका है, इनका संबंध कहां से था, छत्तीसगढ़ से था। और जानकारी देखें तो देखें तीजन बाई का जन्म
छत्तीसगढ़ के अटारी गांव में 8 अगस्त 1956 को हुआ था। 8 अगस्त 1956 को हुआ था। 1926 में मृत्यु हुई थी। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के जाने माने लोक पर्व तीज के दिन हुआ था, इसलिए माता पिता ने उनका नाम तीजन रखा। क्या रखा? तीजन उनका नाम रखा। उन्होंने महाभारत की कथाओं को अपनी ओजस्वी आवाज और कपिली की शैली, मतलब खड़े होकर अभिनय करने की जो शैली है, मैं गाकर पंडवानी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। जो महाभारत की कथा है उनको अपनी ओजस्वी आवाज में और साथ में डांस करके, साथ में क्या करके, डांस करके उसको प्रस्तुत किया। तो ये जो शैली थी पंडवानी, उसको इन्होंने विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। इस कारण इन्हें भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसमें पद्मश्री दिया गया 1988 में, पद्म भूषण 2003 में और पद्म विभूषण 2019 में, इन सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया। किनको? तीजन बाई को। देखो नाम सिंपल है, लेकिन नाम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति के कर्मों से पड़ता है। क्योंकि कईयों का नाम सत्यपाल होता है, सत्यराज होता है, लेकिन वो 24 घंटे झूठ बोलने का काम करते हैं। ऐसे होते कि नहीं होते? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एकदम अपने नाम के विरोधी कार्य करते हैं। तो नाम से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम क्या है, काम से पहचान होती है। तो ये जो तीजन बाई थी, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 1988 में, पद्म भूषण 2003 में और पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया था। अब पंडवानी का अर्थ क्या है? जो पांडवानी है, अगर इसके अर्थ में ही देखे तो लिखा है पांडव, पांडवनी, पांडवनी, मतलब महाभारत के पौराणिक जो बंधु थे पांडव, उनकी कहानियों या गीत। और इसमें मुख्य गायक एक हाथ में छोटी घंटिया और मोर पंखों से सजा हुआ एकतारा या तंबूरा लेकर महाकाव्य के एक प्रसंग का अभिनय और गायन करता है। तो यह कौन सी है? यह अपनी पांडवानी है। क्या है? पांडवानी। इसको विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई? तीजन बाई ने। किसने दिलाई? तीजन बाई ने। ये है तीजन बाई, देख लीजिए, एकदम सिंपल सी महिला। अलविदा तीजन बाई। 1956 में जन्म हुआ था और 2026 में आखिरी सांस ले ली इन्होंने। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 और 7 जुलाई 2026 को, 6 और 7 जुलाई 2026 को भारत के किस शहर में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की बैठक आयोजित की गई? जो 6 और 7 जुलाई को भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर जो ब्रिक्स देश की जो मादक पदार्थ, मतलब जो नशे संबंधित पदार्थ है, उनको खत्म करने के लिए तो उनकी निरोधक जो एजेंसियां हैं उनकी बैठक आयोजित की गई। मादक पदार्थ मतलब जो नशे संबंधी होते हैं, वो कहते हैं कि नशा नाश की जड़ है। नशे ने कई परिवार बर्बाद कर दिए और नशा कई परिवारों को बर्बाद करता जा रहा है। एक बेटा अपने माँ बाप से दूर होता जा रहा है, एक भाई अपनी बहन से दूर होता जा रहा है, और एक अच्छा पापा अपने बेटों से दूर होता जा रहा है, और एक पति अपनी पत्नी से दूर होता जा रहा है। मतलब नशा है वो सभी रिश्तों को तार तार कर देता है, सभी रिश्तों को तोड़ने का काम करता है। क्योंकि नशा करने के बाद में व्यक्ति को कुछ पता नहीं रहता कि वो कौन सी दुनिया में जीता है। उसको ऐसे लगता है जैसे कि मेरे पंख लग गए। क्या लग गए? पंख लग गए, और बाकी दुनिया को मेरे से कोई मतलब नहीं थे। तो इस प्रकार के परिवर्तन व्यक्ति में जब नशा करता है तब आ जाता है। एक छोटी सी कहानी में बार बार कहीं पे जाता हूं तो मैं सुनाता हूं, जो नशे से संबंधित है। कि एक बार दो व्यक्ति थे, शाम का टाइम था, तो वो कहीं मस्त एकदम बढ़िया से लंबे लंबे पेग लगा के, सर्दी की ऋतु थी, और मोटरसाइकिल पे चढ़ के कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। सर्दी की ऋतु थी, रात के 10-12 के करीब बज चुके थे। अब भारी सर्दी थी तो दोनों को थोड़ी थोड़ी सर्दी लगने लगी। अब एक के आगे वाले के मस्त एकदम जैकेट पहना हुआ था, लेकिन क्या है कि जैकेट के जो आती है ना चेन, वो चेन थोड़ी सी खराब थी। तो पीछे वाले ने सलाह दी कि यार देख, अब तेरे जैकेट के चेन तो है नहीं, इसलिए तेरे को क्या लग रही है? सर्दी लग रही है। तो क्या कर, अपने जैकेट को उल्टा पहन ले। क्या पहन ले? उल्टा। उसने कहा वाह भाई वाह, बड़ा दिमाग है तेरे पास का। तो उसने कहा हाँ सही बात है। उसने क्या किया? उसने अपने जैकेट को उल्टा पहन लिया। अब इधर से हाथ डाल लिए, इधर पीठ वाला भाग इधर रह गया और चैन वाला भाग पीछे रह गया। अब दोनों एकदम मस्त मोला जा रहे। अब रास्ते में जाते जाते देखो, पीने के बाद भी उनको कुछ अच्छा तो दिखता नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अच्छी चीज ख्याल में आए। हमेशा कोई गंदी गंदी चीज या अन्य कोई ऐसे विचार आते हैं जो आने नहीं चाहिए। सामने से अब उन भाइयों के एक ट्रक आ रहा था। क्या आ रहा था? सामने से एक ट्रक आ रहा था।
तो उसमें से पीछे वाले ने कहा कि देख भाई, तू हमेशा मेरे को बोलता है मैं ड्राइवर हूं, मैं ड्राइवर हूं, देख वो दो लाइटें आ रही है, मतलब वो दो मोटरसाइकिल आ रही है, क्यों क्या आ रही है, वो दो बाइक आ रही है, और वो तेरे से ज्यादा ड्राइवर है क्योंकि दोनों बराबर आ रहे। वास्तव में आ तो रहा था ट्रक, लेकिन उनको लगता था कि दो बाइकें आ रही है क्योंकि दो लाइटें होती है। तो उसने पीछे देखकर कहा, है चुप रे, आज तो मेरी पिए, कम से कम मेरी बढ़ाई कर ले। उसने कहा नहीं, देख तो सही के दोनों में बराबर आ रहे हैं। तो उसने कहा चुप बैठ, मैं इन दोनों के बीच में से निकलूंगा। कहां से निकलूंगा? बीच में से निकालूंगा। अब देखो भाई, सामने ट्रक था, और जैसे ही वो उसके पांच में गया, और ट्रक और दोनों के क्या हो गई, भयंकर भिड़त हो गई। अब भिड़त तो हो गई, दोनों उछलकर दूसरी जगह गिर पड़े। ट्रक वाला भाई अच्छा था, एकदम मस्त मौला मोटा आदमी था, जैसा कि आपको पता ही है ट्रक वाले एकदम बड़े बड़े होते हैं, मस्त बलवान आदमी था। वो ट्रक से नीचे उतरा, तो जो पीछे वाला था वो तो कहीं पर उछलकर गिरा और उसके चोट लगी, तो वो तो चला गया। अब बच्चा जो ड्राइवर था, वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो थोड़ा बहुत ऐसे सांस ले रहा था। जब वो ड्राइवर उतर के उनके पास में गया, अब असली खेला अब होता है। ड्राइवर ने जाके देखा, नाक वाक चेक किया, इधर हाथ लगा के चेक किया कि अरे यार अभी तक तो जीवित है, लेकिन देखा कि ये सारा सिस्टम उल्टा कैसे है। उसने सही से देखा कि देखोगे जो चैन है, ये चैन तो आगे होनी चाहिए, लेकिन इसकी चैन पीछे। मतलब हो सकता है कि ये व्यक्ति है तो जीवित, लेकिन इसकी जो गर्दन है वो गर्दन थोड़ी मुड़ गई है। अब गलती उन्होंने क्या की कि कोट को ऊंधा पहन लिया, जैकेट को। उसने कहा कि यार इतनी तो भलाई मैं भी कर दूं। उसने कहा कि मैं क्या करता हूं, इसकी गर्दन को सीधा कर देता हूं। अब वो ट्रक में दो थे, दूसरे को बोला कि तू इसको पकड़, मैं गर्दन को क्या करता हूं, सीधा करता हूं। अब दूसरे दोनों मस्त मुला थे, उन्होंने पकड़ा और एक ने गर्दन को ऐसे जोर से घुमाया, एक बार ये आवाज आई, वो आदमी भी चला बसा। अब देखो ये हाल होते हैं किसके, जो नशे वाले होते हैं उनके। अब वो जीवित बच भी जाता, लेकिन उनका जो खड़ूस दिमाग था ना, उस खड़ूस दिमाग ने उनकी क्या ले ली, जान ले ली। तो ये जो अपना 6 और 7 जुलाई 2026 को भारत के किस शहर में ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थों निरोधक एजेंसियों की बैठक आयोजित की गई, तो वो अपनी गुवाहाटी में की गई। क्या की गई? गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की बैठक आयोजित की गई। इसके बारे में और जानकारी देखो तो देख लीजिए कि भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 6 और 7 जुलाई 2026 को गुवाहाटी असम में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की प्रमुखों की जो बैठक है उसकी मेजबानी करेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित इस बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा? पहली तो बात है सिंथेटिक ड्रग्स तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग एवं डाइवर्जन। फिर खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और ऑपरेशन समन्वय को सुदृढ़ बनाना। तीसरा, क्षमता निर्माण एवं संस्थागत सहयोग करना। इन तीनों पर मुख्य रूप से बातें की जाएगी। अगला है, एक है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ये नाम का एक सम्मेलन था। यह बैठक था, मैं आपको बता दूं कि ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहां आयोजित की गई थी? ये आपके नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का हब बनाना, मतलब भारत में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक चीजों का उत्पादन करना, ताकि चीजों को बाहर से नहीं मंगवाना पड़े। तो यह विकसित भारत 2047 को आसान बनाने वाली एक पहल थी। ये क्या? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जो छठा क्वेश्चन कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना जिसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना और पुराने जो BS4 या उससे पुराने व्यवसायिक वाहन है उनको सड़कों से हटाना है। ऐसी कौन सी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है? केंद्र सरकार द्वारा, बताइए, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई वह योजना जो क्या करती है, जो योजना वायु प्रदूषण को कम करना और जो पुराने वाहन है, मतलब BS4 है या उससे पुराने जो व्यवसायिक वाहन है उनको सड़कों से हटाना है। तो वो कौन सी योजना है? नया सफर योजना, BS6 योजना, सुरक्षित सफर योजना या प्रदूषण मुक्त सफर योजना। ऐसी कौन सी स्कीम है, ऐसी कौन सी योजना है जिसमें केंद्र सरकार चाहती है कि जो भी अगर आपके पास में पुराने वाहन है जो BS4 है या BS4 से पुरानी है, वो आप सड़कों पर लेकर नहीं उतर सकती।
हाँ ठीक है, अगर आपके कहीं दोहरे है तो दोहरा में खूब चलाओ, लेकिन अगर सड़कों पर चलाने हैं तो BS6, BS4 या BS4 से पुराने नहीं होने चाहिए, BS5 होने चाहिए, BS6 होने चाहिए, जो नई टेक्नोलॉजी के वो होने चाहिए। तो एक योजना है नया सफर योजना। क्या नाम है? नया सफर योजना के नाम से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। आप अपना नया सफर कीजिए शुरू नई गाड़ियों के साथ में, वरना आप अपने घर ही भले। देखिए, केंद्र सरकार की नया सफर योजना का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना और पुराने व्यावसायिक वाहनों को सड़कों से हटाना है। इसके तहत जो राजस्थान NCR में पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाकर नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 100% तक छूट मिल रही है। अरे जिसके पास में भी पुराने वाहन है, जिसके पास में भी पुराने खटारा वाहन है, जिसके स्ट्रिंग के 4-5 ऐसे आंटे देते हैं तब जाके गाड़ी मुड़ती है, अगर ऐसे किसी के पास वाहन है तो उसको बोल दो कि आप क्या करो, अपने वो पुराने वाहन है उनको स्क्रैप करा दो, उन वाहनों को दे दो, और उनकी जगह आप अगर नया BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हो तो आपको कौन सा फायदा मिलेगा? तो आपको रोड जो टैक्स है उसमें 100% तक की छूट दी जाएगी। क्या? रोड टैक्स में 100% तक की छूट दी जाएगी। और अगर आप स्क्रैप कराकर नया वाहन लेते हो तो इसके साथ साथ में अगले 10 वर्षों तक मोटर वाहन टैक्स, जो मोटर वाहन पर टैक्स लगता है उसमें भी 100% की छूट मिलेगी। तो जिसके पास में भी पुराने वाहन है उनको बोल दो कि जो भी NCR क्षेत्र में है, जो भी राजस्थान NCR क्षेत्र में पुराने वाहन है उनको आप स्क्रैप करवा कर नए वाहन ले लो, और उसमें आपको 100% की छूट दी जाएगी रोड टैक्स में, और मोटर वाहन टैक्स में भी 100% की राहत प्रदान की जाएगी। अब कई बोल रहे हो सर इतने तो रुपए नहीं है कि नए वाहन ले लें। मेरे पास स्कीम है, मेरे पास पुराने वाहनों की भी स्कीम है, वो बता देता हूं। देखो कि रजिस्टर्ड सेकंड हैंड वाहन, अगर आप सेकंड हैंड वाहन लेते हो, यदि आप पहले से रजिस्टर्ड सेकंड हैंड BS6 वाहन खरीदते हैं तो 1 टाइम टैक्स में 50% और अगले 10 वर्षों तक टैक्स में 50% राहत मिलेगी। 1 टाइम, एक बार आपको टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी और अगले 10 वर्षों तक टैक्स में 50% राहत मिलती रहेगी। तो अपने पास में सारे सबके जुगाड़ है, अपने पास में नया वाहन लेने पर भी जुगाड़ है और रजिस्टर्ड सेकंड हैंड वाहन लेते हो तो भी जुगाड़ है। जो भी लेना है ले लो, लेकिन वाहन होना चाहिए BS6 या इससे भी ऊपर की टेक्नोलॉजी का। तो ये था अपना नया सफर योजना। अपना नया सफर शुरू कीजिए BS6 वाहनों के साथ में। तो ये भास्कर की आज की न्यूज थी। नया सफर योजना में राजस्थान NCR में पुराने वाहन बदलने पर रोड टैक्स में 100% तक छूट दी जाएगी। रोड टैक्स में 100%। आ गया एक अपना एग्जाम बूस्टर, दिल्ली EV पॉलिसी। हाल ही में दिल्ली EV पॉलिसी 2026 लागू की गई है। इसमें मैंने आपको प्रश्न पढ़ाया था कि कितने लाख तक की कार खरीदने पर आपको उसके टैक्स में छूट प्रदान की जाती है और कुछ राहत प्रदान की जाती है। तो अगर आप 30 लाख से कम कीमत की, कितने लाख? 30 लाख से कम कीमत की कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उसके ऊपर जो लगने वाला रजिस्ट्रेशन शुल्क है और जो टैक्स है, इन दोनों में आपको 100% तक की छूट दी जाएगी। कितने? 100% की छूट। कब तक दी जाएगी? 2030 तक। तो याद रखना, दिल्ली EV पॉलिसी 2026 में अगर आप 30 लाख से कम कीमत की कोई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि पेट्रोल डीजल वाले कोई खटारा खरीद ले। अगर आप EV गाड़ी खरीदते हो 30 लाख से कम कीमत की, तो आपको उस पर रजिस्ट्रेशन शुल्क और टैक्स है उसमें 100% की छूट प्रदान की जाएगी 2030 तक। कब तक? टैक्स पर 2030 तक की छूट प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, आज का अपना 7वां क्वेश्चन, विश्व ग्रामीण विकास दिवस, वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व ग्रामीण विकास दिवस। तो विश्व ग्रामीण विकास दिवस है वो कल मनाया गया था, 6 जुलाई को। कब मनाया गया था? कल 6 जुलाई को मनाया गया था विश्व ग्रामीण विकास दिवस। क्यों मनाया जाता है तो देख लीजिए। विश्व ग्रामीण विकास दिवस
प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास, कृषि सुधार, बुनियादी ढांचे के निर्माण और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास चलता रहे, लगातार उनका विकास होता रहे। कृषि में सुधार करो, बुनियादी ढांचे में सुधार करो, और जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के जो लक्ष्य रखे गए हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मुख्य रूप से 6 जुलाई 1979 को, कब? 6 जुलाई 1979 को जो ढाका, वर्तमान जो ढाका बांग्लादेश में है, वहां पर एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र CIRDAP की स्थापना की गई थी। उसकी स्मृति में 6 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे मनाया जाता है 6 जुलाई को, क्योंकि 6 जुलाई 1979 को ढाका बांग्लादेश में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन ये देखिए, UN जनरल असेंबली डिक्लेयर्स जुलाई 6 एज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट। यहां पर देख सकते हैं आप, कुछ किसान हैं वो खेती कर रहे हैं, शायद ये धान की खेती है। धान की खेती होती है जो खोडों में की जाती है, इस प्रकार उसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन, आज का अपना 8वां क्वेश्चन, हाल ही में बौद्धिक एवं विकासात्मक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिशा पाठ्यक्रम को अपनाने वाला नवा राज्य कौन सा है? पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों के लिए, पहली चीज तो यह है कि दिशा पाठ्यक्रम क्या है। दिशा पाठ्यक्रम किसके लिए है? तो बौद्धिक एवं विकासात्मक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो बौद्धिक रूप से और विकासात्मक रूप से दिव्यांग है, उन बच्चों के लिए भारत सरकार ने एक पाठ्यक्रम लॉन्च किया है, दिशा पाठ्यक्रम। कौन सा पाठ्यक्रम? दिशा पाठ्यक्रम। उसको 8 राज्यों ने तो पहले ही अपना लिया था। एक राज्य का चेता है, वो अभी जगा है, वो अभी नींद में से उठा है और अभी उस राज्य ने इस पाठ्यक्रम को अपनाया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो जहां पर 200 विशाल भंडार कक्ष बनाए जा रहे हैं, उस राजस्थान ने, जहां पर 200 विशाल भंडार कक्ष बनाए जा रहे हैं, उस राजस्थान ने वर्तमान में जो दिशा पाठ्यक्रम को अपना लिया है। और दिशा पाठ्यक्रम को अपनाने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बन गया है? अपना राजस्थान है वो 9वां राज्य बन गया है। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं कि बौद्धिक एवं विकासात्मक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिशा पाठ्यक्रम को अपनाने वाला राजस्थान 9वां राज्य बना है। इस राष्ट्रीय मॉडल को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं ताकि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को अधिक समान और प्रभावी बनाया जा सके। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा को अधिक समान और उनको प्रभावी बनाया जा सके। इससे पहले यह पाठ्यक्रम 8 अन्य राज्यों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। 8 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। और वर्तमान में 9वां राज्य राजस्थान बन गया है। कौन बन गया है? राजस्थान। आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन और आज का अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को, कितने क्षेत्र को? राजस्थान के किस जिले के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को में क्या किया गया है? यूरेनियम, थोरियम और रेडियोधर्मी पदार्थों के मिलने की संभावनाओं में 5 साल रिजर्व कर दिया गया है। एक ऐसा जिला है जिसके 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को, अब ये 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किस तहसील का है? अगर आप तहसील से जिले का पता लगा सकते हो तो लगाओ। उस तहसील का नाम है भिंडर तहसील। कौन सी तहसील है? भिंडर तहसील है, भंडूरा तहसील नहीं, याद रखना भिंडर तहसील है। कौन सी तहसील है? एक तहसील है भिंडर तहसील और उसके 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 5 साल के लिए रिजर्व कर दिया गया है। वहां पर उन्नत तकनीक से चेकिंग की जाएगी क्योंकि ऐसा लगता है कि वहां पर यूरेनियम, थोरियम और रेडियोधर्मी पदार्थ मिल सकते हैं। तो ये भिंडर तहसील है। ये भिंडर तहसील कहां पर है? ये अपने उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। बार बार प्रश्न आता है, उदयपुर अपने पढ़ता था, बार बार जो गाना भी चलता है उदयपुर वाला, तो याद रखना भिंडर तहसील उदयपुर में, जहां पर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 5 वर्षों के लिए रिजर्व कर दिया है क्योंकि वहां पर यूरेनियम, थोरियम और रेडियोधर्मी पदार्थ मिल सकते हैं। अगर आपके भी खेत में या आपके भी गांव में ऐसा कोई खनिज मिलने वाले हैं तो उनको सुरक्षित रखिए क्योंकि हो सकता है कि आपको आने वाले समय में मोटा पैसा मिल सके। लेकिन अपने क्या खनिज है? अपने ज्यादा से ज्यादा खेतों में छड़ियां है या फिर बुआड़ा उगता है, तो उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो अपने रिजर्व में मत रखो,
उनको टाइम टू टाइम ऊपर खेती करो, जीरा है, बाजरी है, गेहूं है की फसल लो और मौज करो, क्योंकि अपने इधर अपनी जो जमीन है वहां पर ज्यादा कोई ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है, कोई महंगा पदार्थ कि अपन को माला माल कर दे। अपने तो क्या है, सिर्फ छिड़िए, उनको काटो और बढ़िया मस्त सी एक छान बनाओ और पानी डाल के सो जाओ। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, पंचगौरव योजना के तहत जोधपुर जिले का प्रमुख उत्पाद कौन सा है? पंचगौरव योजना मैंने आपको बताई थी, जिसमें प्रत्येक जिले में से 5 चीजों को लिया जाता है। 5 चीजें कौन कौन सी, ये प्रश्न बनाया था अपन ने। एक उस जिले की उपज, एक उस जिले का महत्वपूर्ण उत्पाद, एक उस जिले का खेल, एक उस जिले का खेल, एक उस जिले का पर्यटन महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, एक उस जिले का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, और एक क्या था, एक थे उस जिले की वनस्पति। अब आपको बताना है कि जोधपुर जिले का प्रमुख उत्पाद क्या है। प्रमुख उत्पाद, उत्पाद मतलब जिसको मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। मनुष्य द्वारा कोई भी जो चीज निर्मित की जाती है उसे बोलते हैं उत्पाद। उपज का मतलब है, मतलब खेती, क्या है, खेती। और वनस्पति मतलब प्राकृतिक वनस्पति। तो उत्पाद कौन सा है? पट्टू, मीनाकारी, जीरा नहीं, जीरा तो उपज के अंदर आ गया, ये तो ये तो गलत है। लकड़ी के फर्नीचर, हाँ। तो पंचगौरव योजना के तहत जोधपुर जिले का जो प्रमुख उत्पाद है वो क्या है? वो अपना लकड़ी के फर्नीचर। किसके फर्नीचर है? अगर आप घर बनाने वाले हो और घर में आपको फर्नीचर लाना है तो याद रखना, लकड़ी के फर्नीचर कहां के? जोधपुर के बड़े प्रसिद्ध है। थोड़े है तो महंगे, लेकिन एकदम आपके घर को आलीशान बना देंगे। कहां से फर्नीचर लाने हैं? लकड़ी के फर्नीचर जोधपुर से लाने। और कब लाएंगे? जब पहले ये उत्पाद याद करेंगे, उत्पाद का प्रश्न पेपर में आएगा, उसको सही करके आएंगे, फिर नौकरी लगेंगे। उसके बाद में अगर ये याद रहना कि लकड़ी के फर्नीचर जोधपुर में मिलते हैं तो ही इनको लाके अपने घर में लगवा सकते हैं, वरना तो दूसरों के घरों में लगाने पड़ेंगे। इसलिए उत्पादों को याद कर लेना, पंचगौरव योजना को याद कर लेना। अगला ये सेम इसके बारे में जानकारी है कि इस योजना के तहत जोधपुर जिले के अन्य 4 गौरव तत्व इस प्रकार है। उपज में क्या आता है? जोधपुर का उपज है प्रमुख जीरा। वनस्पति प्रजाति में पीलू, जाल पर जो पीलू लगती है, बड़ी बड़ी मीठी मीठी होती है, उन पीलू है वो वनस्पति प्रजाति है। पर्यटन स्थल में मेहरानगढ़ दुर्ग है। और खेल में जोधपुर का क्या है? जिम्नास्टिक में है। और जो अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, लकड़ी के फर्नीचर जो जोधपुर जिले का प्रमुख उत्पाद है। तो इस प्रकार ये अपने 7 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूं कि आपको पूरे के पूरे प्रश्न एक ही शॉट में समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो क्लास को बार बार देखिए, एक बार आखिरकार तो समझ में आ ही जाएंगे, क्योंकि आसानी से मैंने समझाई है। तो अपने क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।